अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी रीज़न्स क्या थी, कौन से ऐसे कॉजेज़ थे जिसकी बुनियाद पर जो है वो ये जंग लड़ी गई। उसमें कुछ मिलिट्री रीज़न्स हैं, रिलीजियस रीज़न्स हैं, पॉलिटिकल हैं, किस तरह से जो स्टेट्स हैं उनको एक्सीड किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और जो नाना साहब और इसके अलावा मुख्तलिफ रूलर्स ऑफ द स्टेट्स हैं उनके साथ किस तरह का रवैया बरता गया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से हो रही थी, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी जिनकी बुनियाद पर जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का आगाज़ हुआ। ठीक है, उसके बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो इसके फेलियर्स की क्या रीज़न्स बनी, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली वी विल डिस्कस कि इसके रिज़ल्ट्स क्या थे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ चंद एक एमसीक्यूज़ जो कि इसी वीडियो में से होंगे, वो आप एक क्विज़ की तरह भी ले सकते हैं ताकि आपकी सब्जेक्टिव के साथ जो है वो ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी हो सके। अगर हम लोग 1857 की बात करें तो ये 1857 का जो साल है, इसकी पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक हर लिहाज से जो सब कॉन्टिनेंट इंडिया है इसके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंस है। अगर हम लोग यूँ कहें कि इट वाज अ ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन द टू सिविलाइजेशंस, जिसमें इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनको रिप्लेस कर दिया गया विद द न्यू वर्ल्ड, विद द न्यू ऑर्डर। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है वो बदल गए, उनमें काफ़ी सारे जो इन तमाम तरह चीज़ों ने जो है वो बहुत तरह इम्पैक्ट किया इंडियन हिस्ट्री को। ठीक है, मुग़ल एम्पायर जो है वो कम्प्लीटली कोलैप्स कर जाती है 1857 में, और फिर यहाँ से जो जंग आज़ादी है जिसको आप वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं उसका जो है वो आगाज़ होता है। ठीक है, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, लेकिन 1608 में ये इंडिया आती है ट्रेड की गर्ज से, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की इकॉनमी के ऊपर और लास्टली जो है वो मतलब फाइनली यहाँ के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर, गवर्नमेंट पर, हुकूमत पर जो है वो कब्ज़ा कर लेती है। और जो एक नॉमिनल रूल था 1857 तक का मुग़ल एम्पायर का, वो भी जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश जो है वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, अब 1857 के अंदर होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग इसके कुछ कॉजेज़ देख लेते हैं कि वॉर किस तरह से स्टार्ट हुई, और देन हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। अगर मिलिट्री रीजंस की बात की जाए तो उस टाइम पर कि काफ़ी सारे जो इंग्लिश सोल्जर्स हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी सिर्फ एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में, और यहाँ पर हायर जो पोजीशंस थी वहाँ पर इंग्लिश सोल्जर्स जो थे उनको अपॉइंट किया जाता था, और जो सेपॉइस थे, जो सिपाही थे, और छोटे जो है वो रैंक्स हैं, वो सिर्फ वो वाले रैंक्स में जो है वो इंडियंस शामिल थे, जिसमें मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ हैं। ठीक है, अब उसमें भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाने लगा कि मुस्लिम्स और हिंदूज़ की रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं सोल्जर्स की, उनको हर्ट किया जाने लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है कि 1806 में सर जॉर्ज बार्लो जो हैं वो ऑर्डर करते हैं कि इंडियंस जो है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वो परेड में तिलक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो माथे का तिलक होता है वो लगाना अलाउड नहीं है, जो साफ़ा है मुस्लिम सोल्जर्स वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म, पेंट शर्ट और जिस तरह का एक सोल्जर्स का ये होता है यूनिफॉर्म होता है वो प्रोवाइड किया जा रहा था, वो उसके ऊपर ये तमाम तरह चीज़ें जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते अब से। ठीक है, ये डिसीजन लिया गया 1806 में। अब ये ना सिर्फ उनकी मुस्लिम और हिंदू सोल्जर्स के लिए एक रिलीजियस जो है वो फीलिंग को हर्ट करना था, बल्कि इसके अलावा उनका कल्चरल जो है वो सेटबैक था उनके लिए। ठीक है, तो इस चीज़ ने मुस्लिम और हिंदू सोल्जर्स के दिल में ब्रिटिशर्स के लिए जो है वो एक हेटर्ड पैदा किया। इट वाज़ वन ऑफ द रीज़न्स। सेकेंडली, मिलिट्री रीजंस जो हैं वो ये भी थी कि देयर वाज अ ह्यूज गैप बिटवीन द सैलरीज एंड द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। उसी सेम फ़ौज में, उसी सेम आर्मी में जहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स जो हैं वो एक बहुत अच्छा उनका लिविंग स्टैंडर्ड है और वो बहुत अच्छी सैलरीज़ पर अपॉइंट किए गए हैं, सेम उन्हीं रैंक्स के ऊपर जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको बहुत कम सैलरीज़ पे की जा रही थी। एक राइटर के मुताबिक जो है वो इंडियन इन्फेंट्री सोल्जर्स जो कि 7 रुपये पर मंथ कमा रहा है, उसके मुकाबले में एक इंग्लिश सोल्जर को 27 रुपीज़ पर मंथ पे किए जा रहे थे। तो दिस वाज अ ह्यूज गैप एंड डिस्क्रिमिनेशन आप कह लें कि था, जिसकी वजह से इंडियन सोल्जर्स के दिल में फॉर द ब्रिटिश जो है वो हेटर्ड पैदा हुआ है। ठीक है, और ये वजह बना अल्टीमेटली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इन तमाम तर सोल्जर्स की पार्टिसिपेशन की।
फिर इंडियन सोल्जर जो है दे हैड लेस चांसेस फॉर द प्रमोशन, और जो इंग्लिश सोल्जर्स थे उनको जल्दी जो है वो प्रमोशन मिल रही थी, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और चीज़ जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली थी फॉर द मिलिट्री के जो ब्रिटिश थे दे वर प्रीचिंग द क्रिश्चियनिटी टू द सोल्जर्स, उनको ज़बरदस्ती जो है वो फोर्स किया जा रहा था कि वो क्रिश्चियनिटी में जो है वो कन्वर्ट हों, ठीक है। क्रिश्चियन जो मिशनरीज़ थे उनको स्पेशली इस काम के लिए इंडिया में जो है वो बुलाया जाता था, दावत दी जाती थी कि वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करें। फिर इसके अलावा जो है वो कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको ओवरसीज़ वॉर फ्रंट्स के लिए भेजा, जबकि ब्राह्मण जो हिंदूज़ हैं वो इस चीज़ में राज़ी नहीं होते क्योंकि वो उनको ओवरसीज़ जो वॉयज है वो अलाउड नहीं है, तो इसलिए वो इसको एक डायरेक्ट थ्रेट टू देयर रिलीजियस अफेयर समझते थे, और इस वजह से जो है वो दे गॉट अगेंस्ट टू द ब्रिटिश सोल्जर्स एंड ब्रिटिश ऑफिशल्स। क्योंकि जो हिंदू ब्राह्मण और जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ हैं, ब्राह्मण हिंदूज़ हैं, वो लोग इस चीज़ पर बिलीव रखते हैं कि ओवरसीज़ जो वॉयज है ये एक सिन है, ये एक गुनाह है, तो इसलिए वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे। तो ये तमाम तर जो है वो मिलिट्री रीजंस बनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट करने की। देन हमारे पास है रिलीजियस कॉजेज़। इसके रिलीजियस कॉजेज़ क्या थे? सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोपेगेशन ऑफ द क्रिश्चियनिटी जो है वो ये एक रिलीजियस रीज़न था कि ना सिर्फ स्कूल्स कॉलेजेस में बल्कि मिलिट्री के अंदर भी जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज जो है ज़बरदस्ती और फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे थे, और क्रिश्चियनिटी के बारे में जो है वो लेसन्स प्रोवाइड किए जाते थे। इसके हवाले से एक बात जो है वो फेमस है कि मैंगल्स जो कि चेयरमैन थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने एक दफ़ा हाउस ऑफ कॉमन में 1857 में ही ये बात की कि दैट प्रोविडेंस हैज़ बेस्टोड अपॉन अस द एम्पायर ऑफ इंडिया सो दैट द बैनर ऑफ क्राइस्ट शुड वेव ट्रायम्फेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ इंडिया टू द अदर, कि खुदा ने हमें जो है वो ब्रिटिश यानी ब्रिटिशर्स को खुदा ने इंडियन एम्पायर बख्शा है, या यहाँ पर हम लोगों को मौका दिया है कि हम लोग जीसस का झंडा जो है वो कामयाबी का झंडा इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने तक लहरा सके, यानी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सके। तो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना जो है इट ऑल्सो बिकेम अ रीज़न कि इंडिया के लोग जो हैं वो ख़िलाफ़ हों ब्रिटिशर्स के और वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट करें। तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने जो है कोई भी चांस नहीं छोड़ा टू प्रोपेगेट देयर रिलीजन विद दी ग्रेट ज़ील, यानी क्रिश्चियनिटी को वो हर तरह से जो है वो प्रमोट करते रहे, ठीक है। फिर इसके अलावा एक प्रीस्ट थे डॉक्टर फेंडर, 1854 में ज़ानुल हक अपनी किताब में वो इस्लाम के बारे में काफ़ी सारी जो है वो क्रिटिसिज्म करते हैं, जो कि यहाँ के सब कॉन्टिनेंट मुस्लिम्स के लिए, सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए, उनके दिल में नफ़रत पैदा करने के लिए ये एक रीज़न बना, ठीक है। इसी तरह से ई एडमंड जो हैं वो लिखते हैं 1855 में दैट इंडिया हैड कम अंडर वन गवर्नमेंट सो इट शुड ऑल्सो हैव वन रिलीजन, कि इंडिया जो है वो अब एक हुकूमत के अंडर आ गया है तो यहाँ का रिलीजन भी एक होना चाहिए, यानी क्रिश्चियनिटी होना चाहिए। तो ये तमाम तर जो रीज़न्स हैं ये इंडियन लोगों में हेटर्ड की वजह बनी कि वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट करें। फिर एक वहाँ पर ऑर्फनेज जो था सिकंदरा, ऑर्फनेजेस ऑफ सिकंदरा ड्यूरिंग 1837 जब कहत आ गया तो काफ़ी सारे लोगों की डेथ्स हो गई, तो उसकी वजह से जो बच्चे यतीम हुए उनको ऑर्फनेज में भेजा जाता था, और वहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे हिंदूज़ और मुस्लिम्स को फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया था। तो इस तरह की जो रीज़न्स हैं ये सारी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इन्होंने हर्ट किया, जिसकी वजह से मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ ने जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया। देन हमारे पास कुछ पॉलिटिकल रीज़न्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये कि इंग्लिश जब ब्रिटिशर्स जो हैं जब रूलर्स बनते हैं तो सबसे पहले वो यहाँ के लोकल मुस्लिम्स और जो हिंदूज़ हैं उनको उनकी जॉब्स में से निकालते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में हायर रैंक्स के ऊपर जो है वो इंग्लिश लोगों को अपॉइंट किया जाता है, और लोअर रैंक्स के ऊपर जो दफ्तरी मामलात हैं उनमें से जो लो रैंक्स हैं सबसे ज़्यादा उन पे मुस्लिम्स और हिंदूज़ को अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद फिर एक अजीब सी कैंपेन टाइप स्टार्ट की जाती है जिसने पूरी हिस्ट्री को जो है वो लिटरेचर के ज़रिए जो है वो
बदल के रख दिया। और इसमें जो है मुग़ल एम्पायर को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाने लगा कि ये तो बहुत ही बारबैरिक और ब्रूटल और बड़ा अनकल्चर्ड माहौल था, और इस तरह का यानी इंडिया जो है वो मुग़ल एम्पायर के अंडर बहुत एक हाईली अनसिविलाइज्ड और ऑप्रेस्ड लोग थे, बहुत बुरा यहाँ पर सलूक हो रहा था मुग़ल एम्पायर ने इनके साथ। इस तरह की चीज़ें जो है वो किताबों में लिखी जाने लगी, लिटरेचर जो है वो सारा का सारा बदल दिया गया, ठीक है। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो काफ़ी सारी स्टेट्स थी, जो इंडिया की इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, उनके ऊपर भी जो है वो कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। पहले जब ऑफिशियल लेटर्स लिखे जाते थे तो वो एम्परर के नाम पर लिखे जाते थे, मुग़ल जो भी हुकूमत में होता था मुग़ल एम्परर के नाम पर लिखे जाते थे। लेकिन जब ब्रिटिश जब हुकूमत में आना शुरू हुए तो सबसे पहले तो उन्होंने ऑफिशियल राइटिंग लेटर जो थे, ऑफिशियल लेटर्स थे, उनका ओल्ड राइटिंग स्टाइल जो है वो चेंज किया और उसको फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर लिखा जाना शुरू करने लगे 1827 से ही, ठीक है। फिर जो उसके अलावा ऑफिशियल गिफ्ट्स आते थे एम्परर के नाम से वो ख़त्म कर दिया गया फ्रॉम 1843। देन उसके बाद आपने लॉर्ड डलहौसी का नाम सुना होगा, उनकी जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बहुत मशहूर है। लॉर्ड डलहौसी एक डिक्री इशू करते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र की जो है वो डेथ के बाद उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको रेड फोर्ट जो है वो लाल किला जो है वो ख़ाली करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो है पॉलिटिकल रीज़न बनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, वो थे ऑफिशियल टाइटल्स, ठीक है, कि ऑफिशियल टाइटल्स भी जो है वो मुग़ल लोग जो है नाउ ऑनवर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ऑफिशियल टाइटल्स वुड नॉट बी अलाउड टू यूज़, ठीक है। मुग़ल एम्परर्स जो है वो इसी तरह फाइनली जो है वो अपनी एक नॉमिनल पोजीशन भी इस दौर में खो चुके थे मुसलसल, ठीक है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल कॉजेज़ में शामिल है जो कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह बनी। उसके बाद हमारे पास है एक्सेशन ऑफ द स्टेट्स, किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साथ प्रिंसली स्टेट्स को एनेक्स किया एक एक करके, एक मैसिव लेवल पर इन्होंने ज़बरदस्ती एनेक्सेशन की। उसमें से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो बहुत मशहूर है। वो ये पॉलिसी थी कि अगर किसी भी डिपेंडेंट स्टेट का जो रूलर है चाइल्डलेसली मर जाता है तो उसका अगर कोई तो अडॉप्टेड सन है वो उसका हायर टू द थ्रोन नहीं हो सकता, वो उसका जिसको कह लें गद्दी नशीन नहीं हो सकता, या वो उसका सक्सेसर नहीं हो सकता। वो यानी एक अडॉप्टेड सन को अलाउ नहीं किया जा रहा था कि वो अपने बाप की हुकूमत को कंटिन्यू कर सके, ठीक है। ऐसी सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस स्टेट पर, उस डिपेंडेंट स्टेट पर जो है वो कब्ज़ा कर लेगी और वो उसी की होगी, ठीक है। यानी एक ऐसा रूलर जिसका कोई बेटा नहीं है तो वो बेटे को अडॉप्ट करके फिर अपनी सक्सेशन को नहीं कंटिन्यू कर सकता। ऐसी सिचुएशन में जब किसी रूलर का बेटा नहीं है और वो मर जाता है तो उसकी तमाम तर जो स्टेट होगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगी, ठीक है। ये सारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। तो इसी तरह से जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर काफ़ी सारी स्टेट्स को एनेक्स कर लिया गया। कुछ स्टेट्स उसमें सतारा, झांसी, संबलपुर, जयपुर, तंजौरी, कर्नाटक और अवध, ये वाली सारी जो है वो स्टेट्स आती हैं, ठीक है। और इसी फोर्सफुल जो एनेक्सेशन है उसके नतीजे में काफ़ी सारी जंगें भी हुई, जिसमें से एक सेकंड सिख वॉर मशहूर है, बर्मा वॉर मशहूर है। तो ये तमाम तर जो है वो इन स्टेट्स के अंदर इनके रूलर्स के साथ बहुत ज़्यादती और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनजस्टिस और क्रूएलिटी का मुजाहरा किया गया। जो लॉर्ड डलहौसी थे वो मतलब उनकी एक फेमस कोटेशन जो है वो हमेशा ये कहते थे कि दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अवेल इटसेल्फ ऑफ एवरी फेयर एंड अनफेयर अपॉर्चुनिटी विच वुड इंक्रीज इट्स वेल्थ एंड डोमिनेशन। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हर वो हर वो तरीका, हर वो चीज़ जायज़ है, चाहे वो फेयर हो चाहे वो अनफेयर हो, कि वो हर वो मौका वो ना छोड़ें वेल्थ हासिल करने का, डोमिनेशन हासिल करने का इंडिया के ऊपर, ठीक है। चाहे इसके लिए कोई जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो, हर ज़रिया जो है वो इस्तेमाल करना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जो है वो जायज़ है। तो ये उन्होंने साबित भी किया इन तमाम तर वॉर्स के ज़रिए, इन तमाम तर ऑक्यूपेशन के ज़रिए, एनेक्सेशन के ज़रिए। अब कुछ चीज़ें जो है वो इस तरह से इंट्रोड्यूस कराई गई, जिस तरह सब्सिडरी सिस्टम जो है वो स्टेट ऑफ अवध में इंट्रोड्यूस करवाया गया।
जिसमें जो नवाब थे अवध स्टेट के, उनको फोर्स किया गया कि वो जो है वो मिलिट्री फेवर्स मतलब इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री फेवर्स उनको 16 लाख जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से हैवी फाइनेंसेस और टैक्सेशन के सिस्टम के ज़रिए बिल्कुल ये स्टेट्स को दिवालिया कर देते थे और फिर अल्टीमेटली उसके ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लेते थे। इन्होंने इसी तरह काफ़ी सारी जो है वो लैंड्स और टेरिटरीज़ के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और उनको फोर्सफुली जो है वो एनेक्स कर लिया। तो इसमें इस टॉपिक में आपने दो चीज़ें याद रखनी है, एक फोर्सफुल जो है वो एनेक्सेशन, एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और दूसरा सब्सिडरी सिस्टम जिसके ज़रिए स्टेट ऑफ अवध को जो है वो एनेक्स किया गया। और ये तमाम तर स्टेट्स के नाम भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनजस्टिस विद नाना साहब। ये जो स्टोरी है ये उसी से रेलिवेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से। हिंदू जो लॉ है वो उसी तरह से एक अडॉप्टेड सन को भी राइट्स देता है जिस तरह के नेचुरल हायर्स को वो जो है वो राइट्स देते हैं, ठीक है। एक बाप के जो असली बेटे होते हैं उनको भी वो वही वाले राइट्स देता है जो कि एक अडॉप्टेड सन को। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि एक अडॉप्टेड सन को वो नहीं मानती कि वो सक्सेसर बन सकेगा अपने बाप का, अपने जो पेरेंट्स हैं उनका, ठीक है। अब स्टोरी ये है कि धोंदू पंत जो कि फेमसली नाना साहब के नाम से मशहूर हैं, वो अडॉप्टेड सन थे। लास्ट जो रूलर रहे थे उस स्टेट के, वो उनके अडॉप्टेड सन थे और उनको जो है वो इस वजह से सफ़र करना पड़ा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्योंकि ये अडॉप्टेड सन थे तो इनसे इनकी ज़मीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनसे इनका तमाम तर जो स्टेट है वो छीन ली थी। इनसे बाद में प्रॉमिस किया गया था कि इनको 8 लाख पेंशन जो है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी, लेकिन इस वादे को भी जो है वो पूरा नहीं किया गया और इस वजह से फिर नाना साहब जो हैं इन्होंने जो है वो काफ़ी पार्टिसिपेशन रही इनकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। सिमिलरली इट हैपन टू लक्ष्मी बाई जो कि रानी ऑफ झांसी हैं, जिनका एडॉप्टेड सन जो था उसको हुकूमत करने का मौका नहीं दिया गया। तो ये इनजस्टिस जो है वो उन रूलर्स के साथ किया गया जो कि प्रीवियसली हिंदू लॉ के ऊपर चल रहे थे और उनको उसी तरह के हकूक़ प्रोवाइड किए जाते थे जिस तरह के रियल सन्स को प्रोवाइड किए जाते थे। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ने इनसे ये वाले तमाम तर हकूक़ जो है वो छीन लिए थे। देन हमारे पास है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो कि एक रीज़न बनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो पहले भी एक दफ़ा पहले भी ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट पोस्ट्स वगैरह से जो है वो हटा दिया गया। आते ही पहले मुस्लिम्स और हिंदूज़ को जो हायर रैंक्स हैं वहाँ से हटाया गया। देन की पोस्ट जो थी हायर रैंक्स थे वहाँ पर ब्रिटिश को इंग्लिश लोगों को अपॉइंट किया जाने लगा और कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंडिया की तमाम तर दौलत को लूटा एंड फाइनली काफ़ी सारी जो है वो दौलत को ट्रांसफ़र कर दिया गया टू द इंग्लैंड। फिर इलीगल प्राइवेट ट्रेड के ज़रिए बैंकरप्ट कर दी इन्होंने इंडियन स्टेट्स और फिर जो नेटिव इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डिलिबरेटली जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिस्ट्रॉय किया। तो ये थी जी तमाम तर वो रीज़न्स जिस सिनेरियो में जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, ठीक है। लेकिन इसका एक जो इमीडिएट रीज़न बनी कि वॉर अचानक से इरप्ट क्यों हुई, ये क्योंकि ये वाला जो इस्तेहसाल था ये काफ़ी टाइम से काफ़ी अरसे से हो रहा था, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1608 में आती है इंडिया में और फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स अगर आप देखें 1857, तो ये तकरीबन 200-250 साल का एक अरसा बन जाता है, तकरीबन 200 ईयर्स 240 47 ईयर्स तकरीबन इतना बनता है, ठीक है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो तब से ही चल रही थी, इट टुक अ लॉन्ग पीरियड और फिर एक इमीडिएटली ये रीज़न क्या बनी कि जिसकी वजह से वॉर जो है वो हुई। इसकी जो इमीडिएट फैक्टर था दैट वाज रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द बिलीव्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स वंस अगेन। हुआ क्या कि एक न्यू राइफ़ल जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई सोल्जर्स के लिए। अगर आप में से किसी ने वो आमिर खान वाली मूवी देखी है तो उसको बेहतर आइडिया होगा इन तमाम तर इवेंट्स का जो हुए थे वॉर ऑफ इंडिया में। मुझे अभी उस फिल्म का नाम याद नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वो फाइंड आउट करके डिस्क्रिप्शन में लिख दूँ, वो आप ज़रूर देखिएगा। 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है आपको उससे ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो एक राइफ़ल इंट्रोड्यूस कराएगी जिसमें जो कार्ट्रिजेस हैं, जो कारतूस है वो इस्तेमाल होता था और उसको उस कारतूस को खोलने के लिए पहले उसे दांतों से तोड़ना पड़ता था, ठीक है, उस कार्ट्रिज को।
फिर उसका जो पाउडर है वो राइफ़ल में फ़िल करना पड़ता था और देन जो है वो फायर होती थी, ठीक है। अब वहाँ पर आपको पता है इंडिया में तो वैसे ही इंडिया पाकिस्तान में तो अभी भी यही वाला कल्चर है कि कोई भी बात कर दे, अफवाह फैला दे तो वो बड़ी जल्दी फेमस हो जाती है। किसी ने ये अफवाह फैला दी कि ये जो कार्ट्रिज है जिसको आप मुंह से खोलते हो उसमें जो है वो पोर्क है और उसमें बीफ है। अब आपको पता है कि हिंदूज़ के लिए बीफ जो है वो एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखता है, गौ माता, और जो मुस्लिम्स हैं वो पोर्क को जो है वो हराम समझते हैं, तो इसलिए ये उन दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली बात थी। इसलिए मुस्लिम्स एंड हिंदू सोल्जर्स ने इनकार कर दिया कि हम लोग ये वाले कार्ट्रिजेज़ वाली अज़ान हो रही है, आई विल कंटिन्यू द लेक्चर आफ्टर अज़ान। ऑल राइट सी, तो मैं ये बात कर रही थी कि जो कार्ट्रिज है उसको मुंह से तोड़ने का मतलब था कि ये रिलीजियसली सेंटिमेंट्स को हर्ट करता, क्योंकि हिंदूज़ जो हैं वो काऊ की पूजा करते हैं और मुस्लिम्स के लिए जो है वो पोर्क हराम है, इसलिए वो दोनों ही जो है वो उसको उस कार्ट्रिज को मुंह से खोलने से इनकार कर रहे थे कि हम लोग ये वाली राइफ़ल्स जो है वो अब यूज़ नहीं करेंगे। लाइक जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड राइफ़ल्स थी, अब हम लोग इसको यूज़ करने से इनकार करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, मंगल पांडे जो कि सिपाही थे एक बारकपुर में, उन्होंने डिनाई किया कि मैं ये यूज़ नहीं करूँगा और उनको जो है वो फांसी की सज़ा जो है वो सुना दी गई। उनके अलावा 85 जो सोल्जर्स थे जिन्होंने इनकार किया था कि हम लोग ये वाला कार्ट्रिज इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको 10 साल की कैद सुना दी गई। और यही वाली जो रीज़न है एक अल्टीमेट कॉज बनी। पता नहीं कि अब ऐसा एक्चुअली में था या नहीं, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के एंड से ये चीज़ काफ़ी क्लैरिफाई की गई कि ना तो इसमें पोर्क है और ना ही इसमें बीफ है, ये अफवाह इंडिया में ही उड़ाई गई है, ठीक है। अब ये इस चीज़ का आज तक किसी को नहीं पता कि ये वाली रीज़न सच में वो वाले कार्ट्रिजेज़ में ऐसा कुछ था भी या नहीं, या ये सिर्फ़ एक अफवाह ही थी या क्या था। लेकिन अल्टीमेट रीज़न बना ये रिवोल्ट की इंडियन सोल्जर्स में, और फिर ये रिवोल्ट जो है वो दिल्ली में, झांसी में, कानपुर, बरेली, लखनऊ, अवध, बिहार, असम, पंजाब और ये तमाम तर जगह पर ये सारा जो है वो रिवोल्ट स्टार्ट हो गया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर अ लॉन्ग रिवोल्ट ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सक्सेसफुल हो जाती है मुसलमानों को और हिंदुओं को हराने में, और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो फ़ेल हो जाती है, ठीक है। अब उसमें कुछ लोगों का कहना है कि सिख्स और गोरख्स जो हैं ये शामिल थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के साथ, और इन्होंने जो है वो गद्दारी की मुसलमानों और हिंदुओं के साथ, जिसकी वजह से ये जो है वो वॉर नाकाम हुई, ठीक है। अब इसमें इसके कॉजेज़ ऑफ फेलियर्स जो है वो हम देख लेते हैं कि क्या रीज़न्स जो थी इसके फ़ेल होने की, जिसकी वजह से लाइक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो ख़त्म हो गई और मुग़ल एम्पायर भी जो है वो कोलैप्स कर जाता है। सबसे पहले तो चेंजेस इन द प्लान में चेंज इस तरह से आया कि जो लोग थे वहाँ के इंडिया के, वो ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ों से उकता चुके थे, और उनका प्लान था कि 31 मई को जो है 1857 में हम लोग जो है इंडिपेंडेंस की वॉर का आगाज़ करेंगे। लेकिन ये कार्ट्रिजेस इंसिडेंट जो कि 10 मई को हो जाता है 1857 में, इसकी वजह से जो है वो वॉर 20 दिन पहले, 20-21 दिन के फ़र्क से पहले ही जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक अचानक इस इंसिडेंट की वजह से वॉर का स्टार्ट होना इसका एक फेलियर बना, क्योंकि प्रॉपरली तमाम तर चीज़ें जो कि 20-21 दिन के फ़र्क से प्लान की गई थी वो फ़ौरन वो वाले स्टेप्स जो है वो लेना पड़े, ठीक है। मेल्सन एंड विल्सन लिखते हैं कि इफ़ द वॉर हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन द प्लान इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट फॉर द कंपनी टू स्टॉप द वॉर। अगर जिस तरह इंडियंस ने प्लान की थी वॉर उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट होती, तो मेल्सन और विल्सन का ये ख्याल है कि इस पर काबू पाना जो है वो ब्रिटिश के लिए बहुत मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो ये एक इसका जल्दी से स्टार्ट हो जाना इसके फेलियर की रीज़न बना है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेजरी ऑफ सिक्स। वही जो कुछ लोग कहते हैं, कुछ इंडियन राइटर्स लिखते हैं कि सिखों ने और गोरख्स ने जो है वो ब्रिटिश को बहुत सपोर्ट किया इसमें, और ना सिर्फ कि उन्होंने मुस्लिम्स और हिंदू को पार्टिसिपेट नहीं किया उनके साथ वॉर में, बल्कि इन्होंने उल्टा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की इंग्लिश मिलिट्री को। और इसके अलावा सिखों ने, जो कि 6 स्टेट्स ऑफ जिंद एंड पटियाला, इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की और इंग्लिश मिलिट्री के साथ उनको सोल्जर्स यानी मैन पावर भी जो है वो प्रोवाइड किए। जॉन लॉरेंस लिखते हैं दैट इफ़ द सिख
and the Gorkhas had not helped us, it would have been impossible for us to recapture India. अगर सिखों ने और गोरख्स ने हमारी मदद ना की होती उस टाइम पर तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल होता कि हम लोग इंडिया को दोबारा से काबू में ला सकते, कब्ज़ा कर सकते. Besides the Sikhs and the Gorkhas, many Indians helped the English in regaining control over the India. और ये जॉन लॉरेंस के वर्ड्स हैं, ठीक है. फिर उसके अलावा एक और रीज़न कि एब्सेंस ऑफ द एक्टिव एंड एफिशिएंट लीडरशिप. कोई एक एक्टिव लीडरशिप इस तरह की नहीं थी जिसके ऑर्डर्स के ऊपर ये तमाम तर जो सोल्जर्स हैं वो ऑर्गेनाइज होते, तमाम तर जो जिहादी भी कह लें या मतलब जो भी लोग वॉर में शामिल थे, फ्रीडम फाइटर्स कह लें, तो इनके लिए कोई एक लीडरशिप नहीं थी. बहादुर शाह ज़फ़र उस टाइम पर बिल्कुल ही कोलैप्स कर चुके थे, 80s अपनी मतलब 80s की एज में थे, और तो वो एक ज़ाहिर है कि एनर्जेटिक कमांडर का रोल भी प्ले नहीं कर पाते उस टाइम पर. तो एक लैक ऑफ लीडरशिप जो है ये भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के फेलियर्स की एक रीज़न बना. देन कंपनीज कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द कम्युनिकेशन. जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके पास इतने कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अच्छे ज़राए नहीं थे जिसके ज़रिए वो तमाम तर स्टेट्स में आपस में कम्युनिकेट कर पाते. जैसे ही मेरठ में जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का आगाज़ होता है, दूसरी स्टेट्स के अंदर भी किसी न किसी तरह से जो है वो वॉर इरप्ट हो जाती है, ठीक है. लेकिन कोई एक प्रॉपर प्लान्ड सिचुएशन नहीं थी जिसकी वजह से जो है ये वॉर एक कोलैप्स की या फेलियर इसका रीज़न बना, ठीक है. अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इन वर्ड्स ऑफ रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, इंडिया वॉज सेव्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक वायर. क्योंकि ब्रिटिश के पास जो है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग थे, वो लोग कम्युनिकेट कर पाए एक हर स्टेट में, जिसकी वजह से जो उनका डिफेंसिव जो सिस्टम था, डिफेंसिव मेजर्स थे, वो टाइमली पॉसिबल हो गए, ठीक है. फिर कुछ इकोनॉमिक कॉजेज़, जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, जितने सोल्जर्स थे या जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके पास इनफ फाइनेंसेस नहीं थे, उनके पास मॉडर्न राइफ़ल्स नहीं थी. मॉडर्न राइफ़ल्स को इस्तेमाल करने की वजह से तो यहाँ से वॉर इरप्ट होती है, इमीडिएट कॉज बनता है, जो कि वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ठीक है. और इनके पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, मॉडर्न गन्स नहीं थी. तो ये इकोनॉमिक काफ़ी सारे स्टेट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऑलरेडी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वहाँ पर, ऑलरेडी उनके जो रूलर्स हैं उनके साथ ज़्यादती की जा रही थी, कभी हैविली टैक्सेशन की वजह से, कभी उनकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से. तो एक इंटरनल जो क्राइसिस था वो काफ़ी देर से पहले ही चल रहा था. तो ये भी एक इकोनॉमिक रीज़न भी बना कि इनके पास, स्टेट्स के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो इस वॉर के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते, ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन में उनके लिए वॉर को लॉन्ग टर्म के लिए लड़ना जो है वो इम्पॉसिबल था. अब इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या निकला कि मुस्लिम्स एंड हिंदू सोल्जर्स जो है वो हार जाते हैं. और लेकिन ये है कि इट वाज अ फर्स्ट डायरेक्ट चैलेंज टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, कि यानी ये ब्रिटिश के लिए पहला एक डायरेक्ट चैलेंज था फ्रॉम इंडियंस कि हम लोग अब आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है. और ये पहला स्टेप था कि वो ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ते और डायरेक्टली वॉर में शामिल होते. फिर इसने जो है रूल ऑफ मुग़ल एम्पायर उसको कम्प्लीटली, जो नॉमिनल भी रह गया था, एक टाइटुलियर जो है वो रूल रह गया था मुग़ल एम्पायर का, उसको भी फाइनली जो है वो ख़त्म कर दिया. देन क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि प्रीवियसली टाइटल इस्तेमाल होते थे उनको ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पर जो है वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को अपॉइंट किया जाने लगा कि वो इंडिया के अफेयर्स को मैनेज करे. यानी प्रॉपरली एक ब्रिटिश हुकूमत जो है वो अब नाउ उनका जो है ब्रिटिश हुकूमत का टाइटल भी इस्तेमाल होने लग गया. और ये जो है अभी तक मुस्लिम्स और हिंदूज़ के लिए एक हेटर्ड है दिलों में कि जो उनके साथ हुआ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में और उनके साथ प्रीवियसली जो रवैया रखा जाने लगा. तो ये था जी हमारा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का तमाम तर टॉपिक. उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आई होगी. और वीडियो लेक्चर में कोई भी मिस्टेक है, कोई डेट्स गलत हैं, कुछ कम्युनिकेट अगर गलत हो गया तो उसके लिए मैं माज़रत करती हूँ. आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो में जो इम्प्रूवमेंट लेके आ सकती हूँ मैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा. अब हम इसी में से कुछ जो MCQs हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. द स्टेप विच इग्नाइटेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेप था जो इमीडिएट कॉज बना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, रिडिक्यूलिंग ऑफ द मुस्लिम कल्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस या जॉबलेसनेस ऑफ द सोल्जर्स. तो इसका करेक्ट आंसर आप जानते हैं कि ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल करना जो है वो एक इमीडिएट कॉज बना. नेक्स्ट है, इन द बिगिनिंग ऑफ द वॉर द 80 सोल्जर्स हु डिसओबेड द
को स्मिथ टू यूज़ द ग्रीस कार्ट्रिजेस बिलोंग टू, कौन सी सिटी से उनका ताल्लुक़ था? जैसे मैंने बताया उनका ताल्लुक़ जो है वो मेरठ से था। देन द ब्रिटिश जनरल हु रिकैप्चर्ड दिल्ली फ्रॉम बख्त खान वॉज, कौन था वो? ही वॉज सर जॉन शॉर। नेक्स्ट है हमारे पास, आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट अज्यूम द कंट्रोल ऑफ इंडिया थ्रू, किस एक्ट के ज़रिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया पर कंट्रोल किया? दैट वाज क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। ठीक है, फिर है 1858 में द पर्सन हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट ब्रिटिश वायसरॉय इन इंडिया, पहला ब्रिटिश वायसरॉय इंडिया का कौन था? ही वाज लॉर्ड कैनिंग, और उनको कब अपॉइंट किया गया? 1858 में। देन इन झांसी द मुस्लिम रेवोल्यूशनरीज वर लेड बाय, झांसी जो है वो उसमें मुस्लिम रेवोल्यूशनरीज़ को कौन लीड कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई, जिनको रानी ऑफ झांसी के नाम से भी जो मशहूर है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र वॉज एग्जाइल टू, उनको कहाँ पर एग्जाइल कर दिया गया था? रंगून में। ठीक है, फिर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वॉज स्टार्टेड ऑन, कब स्टार्ट हुई थी? 10 मई 1857 को। ठीक है, हु ऑथर्ड द बुक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, किसकी किताब है ये? तो ये किताब है जी कार्ल मार्क्स की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।